नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया बीपीएससी का अब। और यह बीपीएससी घटना चक्र बिहार स्पेशल का चौथा कड़ी आ रहा है, जिसमें पहले 3 कड़ी में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास का कुछ पोर्शन कर चुके थे। अब हम लोग ये चौथा कड़ी है, इसमें आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने पहले के 3 वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो आप लोग तक इससे भी आसानी से पहुंचाया जा सके। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे आने वाले वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। अगर आप लोग किसी दोस्त, मित्र, परिवार या कोई भी जान पहचान के लोग अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें इतिहास या किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में दिक्कत हो रहा है, तो उन तक यह वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, ताकि वह भी इससे लाभान्वित हो सके और पढ़ाई में उनको सुविधा मिल सके। तो आइए अब हम लोग बिना किसी देरी के चलते हैं और हम लोग अपना आधुनिक भारत के इतिहास का जो बचा हुआ पोर्शन है उसे कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि उसके बाद फिर आगे क्या आता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसे हम लोगों ने 204 प्रश्न तक पहले के वीडियो में कर चुका है, तीसरा नंबर वीडियो में। तो आप लोगों ने अगर उसे देखा नहीं है तो आप जाइए उसे प्लीज़ देख लीजिए, ताकि एक कड़ी बना रहे और आप लोग आसानी से कोई भी चीज़ को रिवाइज़ करने में मतलब आसानी हो आप लोग को। तो आइए 204 नंबर यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ किया गया था? चंपारण से प्रारंभ किया गया था। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। आइए अब हम लोग 205 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग बने रहिए, लगे रहिए और इस वीडियो को बार-बार देखिए, ताकि जितना ज़्यादा बार देखिएगा उतना ज़्यादा रिवाइज़ कर पाइएगा आप लोग और आसानी होगा एग्ज़ामिनेशन हॉल में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 205 नंबर प्रश्न से। बिहार बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो यह किए थे चंपारण में। बिहार में कौन सा स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में किए थे। चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो यह थे गांधी जी। चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो गांधी जी थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की थी? तो यह इनकी रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की थी? तो दीनबंधु मित्र ने की थी। यह डिस्क्रिप्शन है, अगर आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसे रोका हुआ हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो यह बालकोम सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो बालकोम सत्याग्रह, ऑप्शन सी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे, तो ये थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी नेता थे कौन? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो थे औद्योगिक कर्मी ने। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था। निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे? तो यह थे जमनालाल बजाज। निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे? तो जमनालाल बजाज थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो यह था चंपारण में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में भाग लिया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह तिनकठिया से जुड़ा हुआ है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो तिनकठिया से जुड़ा हुआ है। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता है? तो यह सी नंबर ऑप्शन 3/20। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता है? तो 3/20 रखा जाता है। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं थे? तो यह थे जयप्रकाश नारायण बाघेल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जेवी कृपलानी संबंधित थे। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। ईस्वी सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं थे? तो यह थे राम मनोहर लोहिया। ईस्वी सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं थे? तो राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे।
बाकी जैविक कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे। अखिल भारतीय किसान सभा में प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह थे स्वामी सहजानंद ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यह सन 1920 में हुई थी। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1920 में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे एम.एन. राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो एम.एन. राय थे। भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो यह था भारत शासन अधिनियम 1919। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा हुआ था। रॉलेट एक्ट का भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो यह हुआ था रॉलेट एक्ट के संबंध में। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो यह रॉलेट एक्ट के संबंध में हुआ था। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? तो 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? सन 1919 में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसका आंसर है बी, किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो यह था किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। 227 नंबर प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण त्याग दी थी। लंदन में 13 मार्च 1940 में सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया। किसने मारा था? तो उधम सिंह ने। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया था उधम सिंह के द्वारा। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जलियांवाला बाग त्रासदी से। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से। अमृतसर में जलियांवाला बाग में भीड़ क्राउड का दमन हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ क्राउड का दमन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो यह थे उधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो उधम सिंह ने मार डाला था। किसके खिलाफ आंदोलन को हिंदुस्तान में मुसलमानों की एकता का एक ऐसा अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पूर्णतः प्रस्तुत नहीं होगा? यह थे महात्मा गांधी। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुस्तान और मुसलमानों की एकता का एक ऐसा अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में ही पूर्णतः प्रस्तुत नहीं होगा? तो महात्मा गांधी ने देखा था। 233 नंबर प्रश्न, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन का नेतृत्व को संभालने का अनुरोध था वह किस शहर में हुआ था? तो यह हुआ था इलाहाबाद में। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन का नेतृत्व को संभालने की अनुरोध किया गया था वह किस शहर में हुआ था? तो यह इलाहाबाद शहर में हुआ था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने की आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तुत की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो यह प्रदेश था बिहार। ठीक है। 334वां नंबर प्रश्न, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने की प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तुत की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो था प्रदेश का नाम है बिहार। महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन के समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता। फिर से देखते हैं, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। आइए 236वां प्रश्न,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में प्रारंभ किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो यह 1920 में प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 में प्रारंभ किया गया। किस क्षेत्र में राहुल शंकरदयाल 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो यह छपरा में थे। किस क्षेत्र से राहुल शंकरदयाल 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो यह छपरा से सक्रिय थे। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो यह चौरी चौरा कांड था। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो यह चौरी चौरा था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे हुए थे? तो यह थे जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी खिलाफत आंदोलन की 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी खिलाफत आंदोलन की 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक था कि उनकी जीत हुई क्योंकि तो इसका आंसर होगा वो अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के बारे में प्रचलित मान्यता में से एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। 243वां प्रश्न, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? यह प्रारंभ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था केरल में। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह केरल में हुआ था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था? तो यह लिया गया था चौरी चौरा कांड के द्वारा। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो इसका सही क्रम होगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड बिल्कुल सही। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया गया बिल्कुल सही। गांधी जी द्वारा आंदोलन के स्थगन बिल्कुल सही। गांधी जी की गिरफ्तारी बिल्कुल सही। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटना का सही क्रम इंगित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1, 2, 3, 4 चारों क्रम में है। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड बिल्कुल सही। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना बिल्कुल सही। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन बिल्कुल सही। गांधी जी की गिरफ्तारी बिल्कुल सही। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया? तो यह थे उड़ीसा और बिहार। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो यह बिहार और उड़ीसा से थे। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी विधियों की पुनरावृत्ति या रिवाइवल के कारण था। तो यह रिवाइवल का कारण था बी ऑप्शन। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों का पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। चलिए 249वां प्रश्न, राजा स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई? तो यह हुआ था असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। असहयोग आंदोलन स्वराज दल का स्थापना किसने की? तो यह थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो यह थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। आइए 252वां नंबर प्रश्न देखते हैं। स्वराज पार्टी के गठन खालिस्तान की असफलता के बाद हुई थी? तो यह हुआ था असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। स्वराज पार्टी का गठन खालिस्तान की असफलता के बाद हुआ था। तो यह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे चित्तरंजन दास। 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईस्वी सन 1922 के आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। 255 नंबर प्रश्न, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर
वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बॉर्डर कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो यह कहे थे सचिंद्रनाथ सान्याल ने। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइटमैन बॉर्डर कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो यह सचिंद्रनाथ सिन्हा ने कहा था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया कब? 1928 में। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया कब? 1928 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नेहरू रिपोर्ट खाली स्थान की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्था। नेहरू रिपोर्ट खाली स्थान, तो खाली स्थान की जगह हो जाएगा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और उसका विषय था, तो इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था। आइए 258वां प्रश्न देखते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था वर्ष 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था वर्ष 1929 में। ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जवाहरलाल नेहरू। ईस्वी सन 1919 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो यह था 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो यह 26 जनवरी 1930 को था। आइए 261 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन के पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। समाजवाद के समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राजाओं, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो यह थे जवाहरलाल नेहरू। समाजवाद के समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राजाओं, जमींदारवाद और पूंजीवादी को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो यह थे जवाहरलाल नेहरू। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया था? तो यह थे मौलाना हजरत मोहानी। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो मौलाना हजरत मोहानी थे। दांडी यात्रा की गई थी कब? तो 1930 में। दांडी यात्रा की गई थी कब? 1930 में। अगला प्रश्न देखते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो यह थे साबरमती से। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो यह साबरमती से प्रारंभ किया गया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो यह था चौकीदारी। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो यह था चौकीदारी का। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो यह चली थी 24 दिन तक। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो यह 24 दिनों तक चली थी। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो यह संगठन किया गया था, ये ऑप्शन अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। आइए 269 नंबर प्रश्न देखते हैं। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया तो रचनात्मक कार्य को। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसको? तो रचनात्मक कार्य को। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कांग्रेस में भाग लिया था? तो यह थे मौलाना मोहम्मद अली ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली थे। 3 गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो यह थे B.R. अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो B.R. अम्बेडकर थे। 273 प्रश्न। गांधी इरविन समझौता हुआ था तो 1931 में हुआ था। गांधी समझौता हुआ था कब? 1931 में। ये देख लीजिए समझौता में क्या क्या हुआ था। 5 पॉइंट, तो यहाँ 3 पॉइंट यहाँ पे और 2 पॉइंट यहाँ पे। आप लोग आराम से देख लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो यह हुआ था तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो यह तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया?
तो यह उसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पहला और तीसरा में गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, दूसरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। चलिए इसका अगला देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रहा? तो यह था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे असफल रहा था। 277वां प्रश्न, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो यह थे लंदन। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो यह लंदन से खाली हाथ लौटे थे। गांधी ने समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह थे तेज बहादुर सप्रू। गांधी ने समझौता में हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने। 5 मई 1931 में निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? तो यह हुआ था गारविन समझौता। 5 मई 1931 में निम्नलिखित में से कौन सा समझौता हुआ था? तो यह हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक प्रचार्ट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया था। तो यह था अछूतों के लिए। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक प्रचार्ट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया था। तो यह थे अछूतों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 281वां प्रश्न, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीट दी गई थी? तो यह थे क्रमशः 71 व 147 बी नंबर ऑप्शन। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीट दी गई थी? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा क्रमशः 71 एवं 147। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो यह शुरू किया गया था बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। बहिष्कृत भारत जनरल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो यह था कार्यकारिणी कमेटी 1937। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो यह कार्यकारिणी कमेटी 1937 थी। 285वां प्रश्न, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो यह था 1935 का अधिनियम। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक है किंतु इंजन नहीं था? तो यह था 1935 का अधिनियम। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण इस्तीफा दिया था? तो यह था राजनीतिक बंदियों को छुड़ाना, ऑप्शन डी। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण बस इस्तीफा दिया था? तो यह था राजनीतिक बंदियों को छुड़ाना। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें लगभग सभी बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें सारे नाम दिए हुए हैं। बिहार किसान सभा से कौन जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी तो पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था कब? 1936 में। आइए 290 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1937 में लखनऊ के अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1938 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो यह था लखनऊ। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो यह लखनऊ में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठित किया था। उनकी मृत्यु से ठीक पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। यह आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं इसमें। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे लाला लाजपत राय। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से लेकर 1939। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से लेकर 1939। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी वर्ष 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी वर्ष 1934 में।
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो यह संबंधित है कांग्रेस समाजवादी पार्टी से। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो यह कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। ये थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग इसे आराम से पढ़ सकते हैं। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो यह थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो यह थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे कौन? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? तो ये जाने जाते हैं लोकनायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। आइए 392 प्रश्न हम लोग देखते हैं, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह थे जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जयप्रकाश नारायण थे। 301 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है कब? तो अप्रैल 1946 में। जयप्रकाश दिवस मनाया गया कब? अप्रैल 1946 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। प्रांतीय सरकार के गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। ये आप लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए कौन कौन सा गठन, मतलब कौन कौन सा प्रांत में किया गया था, सरकार बनाया था, ये आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से इसमें। चलिए अगला प्रश्न, इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इंपीरियल कैडेट कोर्स कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। 1928 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राजाओं के मध्य संबंधों को सुधारना। 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राजाओं के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो यह गठन हुआ था 1927 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह थे विंसेंट चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह था विंस्टन चर्चिल। आई 308वां नंबर प्रश्न, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? तो यह लिखा था रहमत अली ने। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली ने लिखा था। ये देखिए पंजाब के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे कैसे पंजाब का नाम पड़ा, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी पंजाब नहीं, पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था वर्ष 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग वाले प्रस्ताव पारित किया गया था वर्ष 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? तो यह थे विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे ने आरंभ किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो यह थे विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो यह विनोबा भावे थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह थे महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किनकी दृष्टि में कृषि प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक अपॉन एक क्रैशिंग बैंक था? तो यह थे जवाहरलाल नेहरू। किसकी दृष्टि में कृषि प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक अपॉन एक क्रैशिंग बैंक था? तो यह थे जवाहरलाल नेहरू। आइए 315वां नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह थे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह आंदोलन नेतृत्वहीन था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, इनमें से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? यह प्रारंभ किया गया था 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था 9 अगस्त 1942 को यह प्रारंभ किया गया था। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था? तो यह था भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध से। करो या मरो का संबंध किससे था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था
आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 और 4। 1 में हो जाएगा बिहार और 4 में होगा संयुक्त प्रांत। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक थे? तो यह बिहार और संयुक्त प्रांत में थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 और 4। 322वां प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया कहाँ? तो बांकीपुर जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया कहाँ? बांकीपुर जेल में। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो इसका विकल्प सही नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल में से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा बक्सर जेल में लाए गए थे। तो इसमें 9 नवंबर के बारे में दिया हुआ है, इसमें 7 दिसंबर के बारे में दिया हुआ, डेट मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ पे मुजफ्फरपुर जेल और बक्सर जेल के बारे में दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में पढ़ के देख लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो यह थे जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेता हजारीबाग जेल से भागे थे वे थे शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं ने हजारीबाग जेल नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे थे शिव कुमार और रामानंद। आइए 326वां नंबर प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सबसे पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था कौन सा? तो पटना। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इनमें अधिकतम प्रभावित जिला था कौन सा? तो इसमें था पटना। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो यह मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली गई थी। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले हुई थी क्रिप्स मिशन का आगमन। इन सभी चारों ऑप्शन में सबसे पहली घटना थी क्रिप्स मिशन का आगमन। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था। ये देखिए डेट वाइज सब यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सी घटना कब हुई, तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक कथन का और दूसरा कारण आर दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के पृथक थे। कारण, इनका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से पढ़ते हैं कथन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक था, बिल्कुल सही। कारण, इनका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, यह गलत विचार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1942 में हुई थी। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुई INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो ये थे भोला भाई देसाई। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुई INA के मुकदमों में पक्ष में पेश हुए वकील थे कौन? भोला भाई देसाई। 332वां प्रश्न, आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा की गई थी 31 अक्टूबर 1943 को। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी 31 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई थी सिंगापुर में। 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई थी कब? सिंगापुर में। INA किसके दमन की उपज थी और दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो यह थे डॉक्टर मोहन सिंह। INA किसके दिमाग की उपज थी और इसने इसकी स्थापना की थी? डॉक्टर मोहन सिंह थे। 335वां प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो यह थे सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो यह थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश से जोड़ा गया? तो यह थे जर्मनी। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो यह थे जर्मनी। शशि नारायण सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो यह थे
इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी के साथ नहीं थे। शशिधर सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से किसी के साथ नहीं। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे, तो यह थे शीलभद्र याची। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे, तो यह थे शीलभद्र याची। 340वां नंबर प्रश्न, सुमेलित करने के लिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 का 2, बारदौली गुजरात, चौरी चौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यरबदा हो जाएगा, चौरी चौरा हो जाएगा एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो पहला हो जाएगा बारदौली का हो जाएगा गुजरात, चौरी चौरा का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यरबदा का हो जाएगा गुजरात और नोआखली का हो जाएगा महाराष्ट्र। आइए फिर से देखते हैं, बारदौली का हो जाएगा गुजरात, चौरी चौरा का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यरबदा का हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यरबदा का हो जाएगा महाराष्ट्र और नोआखली का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये देखिए यहाँ पे बढ़िया से दिया हुआ है, आप लोग इसे आराम से देख सकते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया था कब, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन भारत आया था कि कब, तो आया था, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी अध्यक्षता सर पी लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो इसमें नहीं थे बेवेल, पैथिक लॉरेंस थे, स्टफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे, तो बेवेल नहीं थे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो बेवेल नहीं थे। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिनमें क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की, तो वे थे अब्दुल कलाम आज़ाद। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ता की थी, तो यह थे अबुल कलाम आज़ाद। अंग्रेज द्वारा भारत में 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे जेवी कृपलानी। अंग्रेज द्वारा भारत में 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे जेवी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे जेवी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेवी कृपलानी थे। सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो यह थे राजेंद्र प्रसाद। सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आइए 348 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के समक्ष हुए थे, जवाहरलाल नेहरू। फिर से पाते हैं, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के समक्ष हुए, वह थे कौन, तो जवाहरलाल नेहरू थे। 349वां प्रश्न, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था कब, तो 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था कब, तो 1985 में। 350वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिल गया था 1786 के एक्ट के दौरान। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिल गया था, तो यह था 1786 के एक्ट के दौरान। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ने समाप्त की थी क्या, तो प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी क्या, प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। आई 352वां प्रश्न देखते, स्तंभ 1 में अंकित नामों को स्तंभ 2 में अंकित नामों को सुमेलित करें। तो स्तंभ 1 में पुस्तक है और स्तंभ 2 में लेखक है, तो आइए इन्हें सुमेलित करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पहला का ए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो इसका हो जाएगा ताराचंद। फिर दूसरा हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा के दत्ता। फिर तीसरा हो जाएगा आनंद मठ, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर हो जाएगा 4 का सी, प्रेजेंट्स ऑफ जीसस, तो ये लिखे थे राजा राम मोहन रॉय। फिर हो जाएगा 5 का बी, आवर इंडियन मुस्लिम, तो यह हो जाएगा डब्ल्यू हंटर। फिर से देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ
द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया ताराचंद, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार तो हो जाएगा के दत्त, फिर आनंद मठ हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, फिर प्रिसेप्टस ऑफ जीसस हो जाएंगे, इनके हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय, फिर आवर इंडियन मुस्लिम तो यह हो जाएंगे डब्ल्यू हंटर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो यह शुरू किया था तारक नाथ दास ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो यह थे तारकनाथ दास। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो यह थे वेलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो यह थे वेलेंटाइन सिरोल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? तो यह थे बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? तो यह थे बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो यह होता था इंडियन नेशन। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो यह था इंडियन नेशन। झंडा गीत किसने लिखा था? तो यह लिखा था श्यामलाल पार्षद ने। झंडा गीत किसने लिखा था? तो यह था श्यामलाल पार्षद ने। 1908 में बंगाल बाल गंगाधर तिलक के जेल हुई थी कितने वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष के लिए। 1908 में बंगाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष के लिए जेल हुई थी। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था वे थे श्री राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था तो यह थे श्री राजगोपालाचारी। आइए 360वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने। किनके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो यह थे मारवा। किनके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो यह था मारवा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये थे अरुणा आसिफ अली। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो यह थे अरुणा आसिफ अली। आइए 334वां प्रश्न देखते हैं, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो यह थे लियाकत अली खान। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो यह थे लियाकत अली खान। 365वां प्रश्न, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता को उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रामकों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी सरदार पटेल ने। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता को उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रामकों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह सरदार पटेल ने कही थी। ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो यह था खाद्य एवं कृषि विभाग। 367वां प्रश्न, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो यह पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में की गई थी। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था अब्दुल गफ्फार खान। 369वां प्रश्न, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो यह रहने वाले थे बिहार के। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो यह बिहार के रहने वाले थे। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? तो यह थे अम्हारा गांव के। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? तो यह अम्हारा गांव के थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो यह जेल थे बांकीपुर। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो यह बांकीपुर जेल था। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो यह था गुटनिरपेक्षता का ए ऑप्शन। विश्व में शांति व आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो यह गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो यह थे सरदार पटेल। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो यह सरदार पटेल थे। 374वां प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक बचतशाली जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं थी? कौन सा? कुर्मी जाति नहीं थी, बाकी भूमिहार, राजपूत व कायस्थ थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक बचतशाली जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं था, तो कौन सा? कुर्मी जाति नहीं था।
देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो यह थे अब्दुल कलाम आज़ाद। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो यह थे अब्दुल कलाम आज़ाद। 376 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत में पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो यह थे राजगोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो राजगोपालाचार्य थे। 377 नंबर प्रश्न, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो यह था ईस्वी सन 1773। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो यह था ईस्वी सन 1773। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो यह था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो यह प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ऐतिहासिक नहीं था। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था, तो यह एक्ट पारित किया गया था ए में, ये ऑप्शन 1835, 1867, 1878 और 1908 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1835, 1867, 1878 और 1908 में पारित किया गया था। भारत कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना में क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए, तो यह है 1925 और 1925, ऑप्शन बी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना में क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए, तो यह बी ऑप्शन 1925 एवं 1925। कैथरीन मेयो, एल्डर्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज तथा विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था, तो यह थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। कैथरीन मेयो, एंडर्स हक्सले और चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था, तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी। तो यहाँ पे 382 नंबर प्रश्न समाप्त होता है और इसी के साथ भारतीय इतिहास बिहार में अब तक का पूछा गया भारतीय इतिहास से सारा प्रश्न भी समाप्त होता है। अब अगला अध्याय आएगा भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें पूछा गया सारे प्रश्न अगले अध्याय में आ जाएंगे। तो अब तक 382 प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास में हो चुका है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास पहले ही किया जा चुका है, या इस श्रृंखला का चौथा कड़ी था। तो उम्मीद है आप लोगों ने 3 कड़ी देखा होगा, और अगर आप लोगों ने पहले के 3 कड़ी नहीं देखे होंगे तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप लोग से उम्मीद किया करते हैं कि आप लोग उसे जाकर ज़रूर देखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं या बिहार के किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे यह वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ पहुंचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी कभी इस चैनल पर नया वीडियो डाला जाए तो आप तक इसका लिंक जल्द से जल्द पहुंच जाए, और इसे लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम इस तरह के नए नए वीडियो बनाते रहें। तो उम्मीद है आप सभी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम 67वां, अब 67वां का तो मेंस होने वाला है, 68वां बहुत ही जल्दी आने वाला है फरवरी में। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे ताकि जल्दी से जल्दी रिवाइज़ कर सकें और आगे बढ़ सके। धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो। धन्यवाद।